भारत माता की, भारत माता की। अभी तुलसी का पौधा दिया गया और बेटे ने बोला कि तुलसी का पौधा सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करे। हम लोग जब कथा सुनते रहते हैं तो 4 बातें बोलते हैं। आप लोग जरा जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। सामान्यतया हम लोग 4 वाक्य प्रयोग करते हैं। तो आज हम अगले 1 घंटे में इन्हीं चारों पे बात करेंगे और हमारा संविधान इसके लिए क्या कहता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं सुचिता जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज आपने शनिवार के दिन इतने सारे लोगों से मुझे मिलवाया सब, और आप लोग शनिवार के दिन मिलने आए, इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आप लोग घंटे 2 घंटे का समय निकाल के इधर आए। सुचिता जी के कमिटमेंट को मैं वास्तव में, सुचिता जी का संपर्क केवल फोन पे, व्हाट्सएप के जरिए, मेरा नंबर गूगल पे है एक्चुअली, मेरी कुछ पीआईएल गूगल पे पब्लिश हो गई हैं, तो अगर आप भी मेरा नंबर डालोगे गूगल पे, मोबाइल नंबर अश्विनी उपाध्याय, आपको मिल जाएगा। शायद सुचिता जी ने वहीं से नंबर मेरा निकाला होगा, गूगल से निकाला होगा। संपर्क किया, सुचिता जी ने सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में हमारी चर्चा हुई और उसके बाद भी इंटरेक्शन हुआ और आज सुचिता जी ने यह कार्यक्रम रखा है। तो मैं सुचिता जी के कमिटमेंट को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं आप सारी मातृशक्ति भी इसी तरीके से समाज के लिए, देश के लिए अपना काम करेंगी। जब ये संविधान बन रहा था तो एक बात ये हो रही थी कि संविधान का लक्ष्य क्या है, क्यों बना रहे हैं हम संविधान, चाहते क्या है। अल्टीमेटली हर काम का एक गोल होता है ना, अल्टीमेट टारगेट होता है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो जो लोग विदेशों से पढ़े हुए थे, नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, वो कह रहे थे कि हम तो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये अचीव करना चाहते हैं। जो लोग भारत में पढ़े हुए थे बोले इक्वेलिटी किसमें, कौन सी इक्वेलिटी अचीव करना चाहते हो। बोले हम चाहते हैं महिला पुरुष बराबर हो। बोले आप महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं बराबर कह के। बोले नहीं हम तो बराबर कह रहे हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं, हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है नारी तू नारायणी, नर तू नारायण कहीं नहीं लिखा हुआ है, पुरुष की पूजा होनी चाहिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नारी की पूजा होनी चाहिए ऐसा लिखा है। तो ये बताओ जब हमारे वेद में लिखा है नारी तू नारायणी, आप जिसकी पूजा होनी चाहिए, जो हमसे ऊपर है, उसको हमारे बराबर ला रहे हो संविधान में, तो आप उसको मतलब उसका सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, जो पहले से ही ऊपर है। फिर संविधान में कुछ प्रावधान आए जहां कहा गया कि नहीं आपको महिलाओं के लिए ये प्रावधान अलग से रखने हैं। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि आप ये इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी क्या मतलब क्या अचीव करना चाहते हो। महावीर त्यागी थे, राधी कृष्ण अय्यर थे, 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। उसमें कुछ लोगों का कहना था कि हम भारत में इस संविधान के जरिए राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम राज्य के बारे में जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो 4 वाक्य है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही राम राज्य। इसका मतलब सरकार, चूंकि सरकारें, संविधान सरकारों के लिए बना है, नागरिक के लिए भी बना है, लेकिन ज्यादातर वो सरकार के लिए बना है। तो उन लोगों का कहना था कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे धर्म की जय हो, सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे अधर्म का, सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाए जिससे प्राणियों में, सरकार ऐसे नीतियां और बनाए जिससे विश्व का। यही हमारा संविधान कहता है। अब इसमें आप जरा सोचिए, हम लोग सामान्यतः ये बात बार बार करते भी रहते हैं,
अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? नहीं। अधर्म का नाश किए बिना विश्व का कल्याण हो सकता है क्या? नहीं। तो जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक ही कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए था हमारी सरकारों का अधर्म का नाश करना। अधर्म क्या है? घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, नक्सलवाद, माओवाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, जिहाद, जो भी है, आतंकवाद, यही तो है धर्म। बिना इनका नाश किए आप धर्म की जय नहीं कर सकते, बिना इनका नाश किए प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, बिना इसका नाश किए आप कल्याण नहीं कर सकते। आप सब लोगों के पास, आपके पास गाड़ी है, आप सब लोग संभ्रांत हैं। ज्यादातर लोगों की गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली होगी या किसी की डीजल से भी होगी। आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, लेकिन पेट्रोल नकली है, आपकी गाड़ी चलेगी क्या? चलेगी? जरा जोर से बोलिए। इसको इंटरेक्टिव करते हैं, वन साइडेड नहीं रखते। इसको आप भाषण मत करिए, हम भाषण देने नहीं आए, हम आपसे डायलॉग करने आए, हम आपसे संवाद करने आए। इसलिए जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप उसका उत्तर दीजिए। पेट्रोल खराब हो, ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, गाड़ी चलेगी क्या? मिस्त्री अच्छा हो, बिल्डिंग मटेरियल भी अच्छा हो, सीमेंट बालू भी अच्छा हो, लेकिन जिससे वो दीवार बनाता है उसको कहते हैं कन्नी। हमारे यूपी में कन्नी कहते हैं, इधर कन्नी कहते हैं। उसकी कन्नी खराब हो, उसकी जिससे वो लाइन बनाता है वो खराब हो, अच्छी दीवार बना सकता है क्या? नाई अच्छा हो, नाई की सोच भी अच्छी हो, लेकिन कैंची खराब हो, उस्ताद खराब हो, जरा जोर से बोलिए, बाल अच्छा काट सकता है क्या? आप यहां ज्यादातर बहुसंख्यक बहनें बैठी हुई हैं, पुरुष यहां अल्पसंख्यक हैं, बहनें बहुसंख्यक हैं। यहां पे आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, फर्स्ट क्लास, आपके किचन का मटेरियल, किचन का मसाला खराब हो, आपका तेल खराब हो किचन का, अच्छा खाना बन सकता है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, डॉक्टर की सोच अच्छी हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक हो सकती है क्या? तो जैसे डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, दवा भी अच्छी होनी चाहिए, मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, उसका सामान भी अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, पेट्रोल भी अच्छा होना चाहिए, वैसे शासक अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ नियम कानून अच्छा होना चाहिए। तभी वास्तव में राम राज्य आएगा, तभी धर्म की जय होगी, तभी अधर्म का नाश होगा, तभी प्राणियों में सद्भावना होगी, तभी विश्व का कल्याण होगा। बात यह है कि जब अपना घर बनाना होता है, आंख बंद करके घर बनाते हैं क्या? दो चार आर्किटेक्ट से बात करते हैं, अपना घर बनाने से पहले दो चार लोगों का घर जाके देखते हैं, और किसी एक के घर की नकल नहीं करते। किसी एक घर के ड्राइंग रूम की कॉपी करेंगे, दूसरे घर की बेडरूम की कॉपी करेंगे, तीसरे घर की किचन की कॉपी करेंगे, ऐसे ही करते हैं। किसी के मंदिर की कॉपी करेंगे, किसी को कुछ कॉपी करेंगे। तो एफर्ट, प्रयास क्या होता है कि मेरा घर सबसे अच्छा बनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कानून बनाते समय ये नहीं करते। अगर दिल्ली में रात को 11 बजे के बाद महिलाएं शॉपिंग करने से डरती हैं, दुबई में 12-1 बजे 2 बजे भी शॉपिंग करती हैं बिना डर के, तो दो ही कारण हो सकता है, या तो दुबई का शासक अच्छा है या तो दुबई का कानून अच्छा है। अगर दिल्ली में अपराध है तो या तो दिल्ली का शासक खराब है या दिल्ली का कानून खराब। अगर बीमारी यहां है
और सिंगापुर में नहीं है, तो इसका मतलब या तो सिंगापुर का डॉक्टर अच्छा है या सिंगापुर की दवा अच्छी है। एक बात ध्यान रखिए, खेत में सीधे सीधे फसल नहीं बोया जाता, पहले जुताई की जाती है, फिर गुड़ाई की जाती है, फिर निराई की जाती है, खरपतवार को उखाड़ा जाता है, खरपतवार मजबूर होता है तो पेस्टिसाइड भी डाला जाता है, जब पूरा सब हो जाता है तब जाके उसमें बीज डाला जाता है, तब वो अच्छी फसल तैयार होती है। उसी तरीके से बिना खरपतवार को निकाले, बिना जुताई गुड़ाई निराई किए आपका अच्छा कानून सफल नहीं हो सकता। ये घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं, बगल में म्यांमार से भारत में क्यों आते हैं, वहीं बगल में भूटान क्यों नहीं जाते? रोहिंग्या म्यांमार से भारत क्यों आते हैं, बगल में भूटान में क्यों नहीं जाते? मैं अमेरिका तो दूर है, उसकी छोड़ जाने की बात ही कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बगल में भूटान में क्यों नहीं जाते? आपके घर की अगर बाउंड्री अच्छी नहीं होगी या आपके घर पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा तो आवारा पशु आपके घर में एंटर करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा ही है ना। और जिस तकलीफ के बाद हम यहां बैठे हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को सबने पढ़ा होगा, बंदा बहादुर के बलिदान को सबने पढ़ा होगा। क्या क्या नहीं किया कि हमारी संस्कृति बचे, भारत बचे, भारतीय संस्कृति बचे, भारत की रक्षा होती रहे। एक कल्चरल वॉर पूरी दुनिया में चल रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है। विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए। बी.आर. चोपड़ा साहब ने महाभारत बनाया था, महाभारत के बाद एक सीरियल बनाया था विष्णु पुराण। आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद और जिहाद के मूल कारण को समझना है तो विष्णु पुराण धारावाहिक देखिए। दो सोच के बीच में टकराहट आदिकाल से चल रही है, दो कल्चर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आदिकाल से चल रहा है। एक कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम, एक सोच है सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, एक सोच है। दूसरी सोच है एकोहम द्वितीयो नास्ति। एक सोच है महिला बराबर नहीं है, महिला ऊपर है। दूसरी सोच है नहीं नहीं, महिला बराबर तो छोड़ो, महिला आधी भी नहीं। इन दो सोच के बीच में टकराहट आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है, अलग अलग रूपों में चल रही है। पहले देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, अभी वो अलग, उसका कॉन्सेप्ट अलग हो गया, लेकिन वो लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई से जीतते हुए आगे बढ़, और इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। एक सोच थी कि राजकुमार का नाम नहीं बल्कि राजकुमारी का नाम राज्य पे होगा। गंधार के राजकुमार का नाम गंधार नहीं था, गंधार के राजकुमारी का नाम क्या था? कौशल के राजकुमार का नाम कौशल नहीं था, कौशल की राजकुमारी का नाम क्या था? कौशल्या। सौमित्र की राजकुमारी का नाम सुमित्रा, कुंतल की राजकुमारी का नाम कुंती। एक ये कि महिला। नवरात्रे में कन्या पूजन, दुर्योधन के ननिहाल में जहां कन्या पूजन होता था, दुर्योधन के ननिहाल में जहां वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी, दुर्योधन के ननिहाल में जहां उस आदिकाल में स्वयंवर होता था, दुर्योधन के ननिहाल में जहां लड़कियां भी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेती थी। आज उस अफगानिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है कि नहीं पता? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? स्कूल कॉलेज बंद हो गए ना, यूनिवर्सिटी बंद हो गई ना। कैके, जहां से रानी कैकेयी आई थी, रावण का और राजा कैकेयी का जब युद्ध हुआ
तो कैकेयी का सेनापति को रावण ने मार दिया। इमीडिएटली रानी कैकेयी ने सेनापति का काम किया। अगर रानी कैकेयी को शस्त्र चलाना नहीं आता था तो युद्ध भूमि में कैसे आई हो? इसका मतलब बेटियों को शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र की भी शिक्षा मिलती थी। अभी हम एनडीए में सोच रहे हैं लड़कियां जाएं जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, अभी दुविधा में हैं, सेना में जाएं कि न जाएं। अरे हजारों साल पहले पूरी सेना को लीड किया था रानी कैकेयी ने। और सबको पता है दशरथ जी का विवाह क्यों हुआ, क्योंकि रावण ने फिर दशरथ के ऊपर अटैक किया। दशरथ के ऊपर बहुत तेजी के साथ उसने अटैक किया, तो रानी कैकेयी ने दशरथ को बचाया, तो फिर दशरथ का और रानी कैकेयी का विवाह हुआ। तो हमारी संस्कृति बहुत ही सभ्य रही है, बहुत ही मजबूत रही है। और 4-5 हजार साल पहले जब लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को गूगल करके देखिएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में शहर में वेल प्लान्ड लैट्रिन, बाथरूम, किचन, टॉयलेट सबके साथ बना बना मकान मिला है। जब लोग केले का पत्ता पहनते थे 5,500 साल पहले, 5,000 साल पहले, तब हड़प्पा मोहनजोदड़ो हमारे पास वेल प्लान्ड एक शहर था हमारे पास। कैसे था? दुर्भाग्य यह हुआ कि गुलामी के बाद हमें उस गुलामी की मानसिकता से निकाला नहीं गया। और कहावत है ना, हाथी के बच्चे को बचपन में ही एक छोटी सी उससे रस्सी से बांध दो तो बड़ा होके भी वो रस्सी पे खड़ा रहेगा, उसको लगा हम तोड़ ही नहीं सकते। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। 1949 में चीन आजाद हुआ, 1950 में उसने गुलामी की सारी निशानी मिटा दिया। 1 साल के अंदर चीन ने जापान का वहां एक निशान नहीं छोड़ा। उसने तय किया कि हमारे आने वाले बच्चों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम गुलाम भी रहे। और ऐसा होता भी है। हम लोग बड़े, कहीं अगर झगड़ा उगड़ा हो गया, कहीं कुछ रोड रेज हो गया, तो घर में आके बच्चों को थोड़ी बताते हैं हम पिट के आए हुए, बताते हैं क्या? अरे वही बात बाहर की बाहर हो गई। चीन ने यह काम किया। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने गुलामी की सारी निशानी मिटा दिया। न जापानियों के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई गली, न कुछ। हम 1947 में आजाद हुए। आज भी इंडिया गेट का सर्किल जरा घूमिए, एक अशोका रोड है, बाकी शाहजहां रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, इधर आ जाओ लोधी रोड। और आश्चर्य की बात, जिन लोगों को यह सारा चेंज करना था, जिन लोगों को भारत को रिस्ट्रक्चर करने का काम दिया गया, जिन लोगों को मोटा वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, सारा पता नहीं और क्या क्या फ्री सब दिया गया, वो उसी बाबर, हुमायूं, तुगलक रोड पर रहते हैं। आज भी शर्म नहीं आती उनको। हम लोगों को नाम लेने में शर्म आती है, और वो अपने आप को माननीय कहते हैं। वो बाबर रोड पे रहते हैं, वो अपने आप को माननीय कहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, लोधी रोड पे रहते हैं, औरंगजेब रोड पे रहते हैं। आप जरा सोचिए, बहन जी का कहना था कि जनता, अरे जनता अपना काम कर रही है, व्यापारी वर्ग व्यापार कर रहा है, शिक्षक वर्ग अपना काम कर रहा है, जिसको जो वकील अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है। और रोज रोज आके नियम कानून थोड़ी बनाएगा बहन जी। नियम कानून बनाने के लिए तो हम सब लोग टैक्स देते हैं, और टैक्स देके हमने 545 आदमी संसद में बैठा दिए। 245 और जोड़ लीजिए, राज्यसभा वाले 790 आदमी हमने भेज दिए। 790 आदमियों के गाड़ी में तेल कौन भरवाता है? आप लोग जरा जोर से बोलिए, कौन भरवाता है? उनकी गाड़ी कौन खरीदता है? बोलिए हम। उनकी गाड़ी कौन खरीदता है? उनके चार्टर प्लेन, उनका फ्री टिकट, रेल टिकट आप खरीदते हो, ट्रेन टिकट आप खरीदते हो, उनको पेंशन आप देते हो,
उनको आजीवन जो है भत्ता आप देते हो, उनके साथ 7-8 जो पुलिस वाले चलते हैं उनका वेतन आप देते हो, उनके घर में जो खाना बनाता उसका वेतन आप देते हो, सब कुछ तो आप करते हो। अपने आप को क्यों दोषी मानते हो भाई? आप दोषी नहीं हो। आपने वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब कुछ करके दे दिया, अब उनकी ड्यूटी है वो अपने स्वधर्म का पालन करें। डॉक्टर की ड्यूटी अपना स्वधर्म का पालन करे, वकील की ड्यूटी अपना स्वधर्म निभाए, ड्राइवर ईमानदारी से गाड़ी चलाए, डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करे, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे। व्यापारी को चोर बना रखा है यहां के लोगों ने, जो पूरा देश चलाता है उसी को चोर बना रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्वधर्म का पालन करना मतलब अपना कर्तव्य पालन करना, अपने कर्तव्य को मनसा वाचा कर्मणा करना। पति अपना धर्म निभाए, पत्नी अपना धर्म निभाए, बेटा अपना धर्म निभाए, वैसे सांसद विधायक अपना धर्म निभाए। और सांसद विधायक को संविधान में कहते कानून निर्माता। तो जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे कानून निर्माता का काम क्या है? भाषण देना, केवल भाषण देना। अच्छा देखिए, हमसे जो गलती होती है वो आपको बताता हूं। थोड़ी सी गलती हमसे है क्या? हमें नाई अच्छा चाहिए, वो अपनी कास्ट का हो कोई नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाल उसको अच्छा बनाना आना चाहिए। धोबी अच्छा चाहिए, वो किसी कास्ट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा बढ़िया धो के प्रेस करके देना चाहिए। डॉक्टर अच्छा चाहिए, वो किसी कास्ट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दवा दे दे एक बार में बीमारी ठीक हो जाए। ड्राइवर अच्छा चाहिए, गाड़ी कहीं ठोके ना, गाड़ी खराब ना करे, एक्सीडेंट ना करे, सुरक्षित यात्रा करे। जहां हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट है वहां हम क्वालिटी ढूंढते हैं। नाई को भाषण देना आता हो चाहे ना हो, बाल बनाना आना चाहिए। ड्राइवर बतौले बातें करने वाला नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी चलाने वाला चाहिए। डॉक्टर बतौलेबाज नहीं चाहिए, अच्छा दवा देने वाला चाहिए। नेता बतौलेबाज चाहिए, भाषणबाज चाहिए, काम करे ना करे और भाषणबाज और अपनी जाति वाला हो तब तो सोने पे सुहागा। अपने जाति वाला होना चाहिए और बतौलेबाजी करे, लंबी लंबी छोड़ते रहे, आसमान से तारे तोड़ता रहे। देखो हमारे साथ एक नेताजी बैठे हुए, चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ पे, धर्मवीर जी हैं यहाँ बैठे हुए, हमारे विधानसभा चुनाव लड़ते हमारे मित्र भी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सब लोग इस चीज को समझिए, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 4 कारण होता है। या तो बीमारी लाइलाज है, भैया पूरी दुनिया में बीमारी है, इसका कोई आज तक दवा बनी नहीं, कोई वैक्सीन नहीं बनी, ठीक है फिर आराम से बैठ जाओ। लेकिन अगर लाइलाज नहीं है, वो भारत में है लेकिन दुबई में नहीं है, भारत में है सिंगापुर में नहीं है, भारत में है कोरिया में नहीं है, भारत में है जापान में बीमारी नहीं है, तब तो केवल 2 ही चीज है, या तो भारत में डॉक्टर अच्छा नहीं है या भारत की दवा अच्छी नहीं। हम पिछले 75 वर्ष से डॉक्टर बदलते रहे, हमारी गलती यह थी। हम पिछले 75 वर्ष में केवल डॉक्टर बदल रहे हैं, हर 5 साल के बाद नया डॉक्टर। डॉक्टरों को रिपीट भी किया है, कहीं कहीं तो 10 साल 15 साल भी डॉक्टर किए। बंगाल में तो 35-35 साल डॉक्टर हमने कंटिन्यू किया, उड़ीसा में भी 20 साल कंटिन्यू किया, तो हम दिल्ली में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो दवा हम क्या हो रहा है कि डॉक्टर हम बदलते रहे, या डॉक्टर हम केवल डॉक्टर का चेहरा देखते, डॉक्टर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, बीमारी कभी बीमारी पे ध्यान ही नहीं दिया। यार ये डॉक्टर तो बढ़िया है, फिर बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही तो फिर काहे का अच्छा डॉक्टर? अगर डायबिटीज आपकी ठीक ही नहीं हो रही है, आपका और जो प्रॉब्लम है वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो फिर डॉक्टर अच्छा है कैसा हो? तो मेरा ये कहना है, एयरपोर्ट बनाने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। एक एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट से लगभग 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। एक्सप्रेसवे बनाने में भी 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ होता है, वहां 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ लोगों को फायदा होता है। लेकिन एक कानून, एक नियम,
एक व्यवस्था जो मुफ्त में बन सकती है, उससे भारत के 150 करोड़ लोगों को फायदा होता है। 150 करोड़ इसलिए मैं कह रहा हूं, 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है, 20% बिना आधार वाले हैं, तो भारत की जनसंख्या हो गई 150 करोड़। 150 करोड़ इसलिए कह रहा हूं कि मेरी पीआई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और मैंने उसमें 150 करोड़ कहा है कि भारत जनसंख्या, सरकार ने कहा नहीं आपका आंकड़ा गलत है, तो इसलिए 150 करोड़ मान के चलते हैं। मेरा आप सब लोगों से, यहां पे सब लोग इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए, मतलब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, वेल टू डू लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कोई यहां पे नहीं है जिसको कि बहुत कोई ऐसी दिक्कत हो, और वीवीआईपी एरिया में रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है सब लोग अच्छे अच्छे हैं। आपके घर में, सबके घर में अपराध न्यूज़पेपर आता है, सबके घर आता ही होगा। आपका अखबार प्रॉब्लम से भरा हुआ है, टीवी खोलिए प्रॉब्लम से भरी हुई है टीवी। अब लेकिन सलूशन नहीं है। आप लोग एक बार जो अखबार में प्रॉब्लम आपको नजर आए, सड़क टूट गई है, नाला जाम है, यहां एक्सीडेंट हो गया है, यहां ये हो गया है, यहां चैन स्नैचिंग हो गई है, ये फला ये हो गई है, फला जो भी, बहन जी थोड़ा प्लीज बाद में। तो एक बार आप प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करिए और उसमें वाई लगाइए। मैं वकील बनने के पहले इंजीनियर था, मैं मारुति में जॉब करता था। क्योंकि जापानी कंपनी थी तो वहां मैंने देखा कि वहां वाई एनालिसिस केवल मशीनों की नहीं करते, सोशल प्रॉब्लम की भी वाई एनालिसिस करते हैं। सड़क टूटी, वाई, मटेरियल खराब था, मटेरियल क्यों खराब था, वाई, कमीशन खोरी हो गई, कमीशन खोरी क्यों हो गई, वाई, फला आदमी ने 20% बांट लिया, क्यों बांट लिया, वो पकड़े गए कि नहीं, बोले नहीं पकड़े गए, वाई, कानून अच्छा नहीं है, कानून बदल दो, खत्म बात हो। जो चीन हमसे बहुत पीछे था, जो हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, वर्ल्ड पावर बनने में उसने 3 काम किया। पहला, उसने गुलामी की निशानी मिटा दिया 1 साल के अंदर, 1950 में। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में सारी गुलामी की निशानी खत्म, जापान का नामो निशान खत्म कर दिया। दूसरा, करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाया। आप लोग गूगल करिएगा, अभी 6 महीने पहले उसके लॉ मिनिस्टर को फांसी हुई है, कानून मंत्री को। गूगल करिएगा, 2 साल पहले एक कंपनी के जीएम को फांसी हुई है, क्योंकि उसमें जो सप्लायर था, जो आदमी उस कंपनी में कुछ सप्लाई करता था, उसे कुछ कमीशन ले लिया था, उसको फांसी हुई है। हमारे यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला इसी दिल्ली में हुआ था, किसी को फांसी हुई, बोलिए जरा, किसी को आजीवन कारावास, किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, क्यों, हमारा ऐसा कानून ही नहीं है, हमने बनाया नहीं। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 10 साल की भी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को 10 साल की नहीं हुई। भारत का बजट 70 लाख करोड़ का है, सेंट्रल स्टेट मिला के। याद रखिए, जो बजट ये चलता है, ये बजट किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आता, किसी नेता से नहीं आता। ये बजट कैसे बनता है, 70 लाख करोड़ का बजट है भारत का। इस बजट का 20% यानी 14 लाख करोड़, 20% तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, 20% कमीशन खोरी तो हर डिपार्टमेंट में, हर स्कीम में हो जाती है, यानी 14 लाख करोड़ रुपए हर साल ब्लैक मनी बन जा रहा है। इतनी सिंगापुर की इकोनॉमी है। जितना भारत में ब्लैक मनी हर साल जनरेट होता है, उतने तो कई देशों की इकोनॉमी है। समाधान क्या है, समाधान क्या है, डॉक्टर है, दवा, दवा, समाधान है दवा। और दवा कैसे बनेगी, दवा ऐसे बनेगी कि जब सब लोग प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, रूट काज में फोकस करना शुरू करेंगे। सब लोग कहें अच्छा ये चेन स्नैचिंग क्यों हुई, भैया क्यों पूरी दुनिया में चेन स्नैचिंग हो रही तो ठीक है, अगर कहीं नहीं हो रही तो देखो वहां क्यों नहीं हो रही। यूएस में आप लोग गूगल करिएगा, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया, 5 साल सजा हुई, जब दूसरा शर्ट चुराया उसको 25 साल सजा हुई। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना सकते। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय 20 देशों का संविधान पढ़ा, 10 देशों के संविधान को अपने देश में कॉपी किया, कुछ अमेरिका का लिया, कुछ साउथ अफ्रीका का लिया, कुछ आयरलैंड का लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया का लिया।
तो जब संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माता 10 देशों के संविधान को कॉपी कर सकते हैं, तो आज कानून बनाते समय हम उन देशों की कानूनों को क्यों नहीं देखते? अगर आप रूट का एनालिसिस करेंगे तो हमारे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसका 80% आप हमारे आपके जीवन की समस्याओं का 80% रूट काज घटिया कानून है। आप एक बार रूट काज एनालिसिस करके देखिए। सड़क पे जाम लग रहा हो, रूट काज एनालिसिस करिए, अंत में आपको घटिया कानून नजर आएगा। रोड एक्सीडेंट हो रहा हो, रूट काज एनालिसिस करिएगा, करप्शन नजर, मतलब चौथा हवाई लगाने पे करप्शन आएगा, पांचवा हवाई लगाएंगे तो कानून आएगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर घर बैठे बैठे डीएल बन जाएगा बिना किसी ट्रेनिंग के तो रोड एक्सीडेंट तो होगा, तो रोड एक्सीडेंट होगा। घर बैठे बैठे डीएल बनेगा बिना किसी ट्रेनिंग के तो रेड लाइट टूटेगी, रेड लाइट भी टूटेगी, रोड एक्सीडेंट भी होगा, रोड रेस भी होगा। तो समाधान क्या है? समाधान है व्यवस्था। इस देश में हम लोग वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं, बना चुके हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना चुके हैं। नासिक मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है एशिया का सबसे बड़ा हाईवे है। दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है। वैज्ञानिकों ने हमारे दुनिया की सबसे तो नहीं लेकिन सेकंड जो है अग्नि मिसाइल बना दिया, 7,500 किलोमीटर मार करने वाली। डॉक्टरों ने हमारे वैक्सीन भी ढूंढ लिया 6 महीने के अंदर, समस्या आई 6 महीने के अंदर ढूंढ लिया। तो फिर हम वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसमें कोई लागत नहीं आएगी? ये बताइए, अगर हम अमेरिका के कानूनों की कॉपी करें तो क्या रॉयल्टी मांगेगा? क्या अमेरिका रॉयल्टी मांगेगा? क्या सिंगापुर से हम अमेरिका से आईफोन ले सकते हैं? सारे सांसदों के पास आईफोन है, सारे सांसदों के घर में आईपैड है। आईफोन आईपैड ले सकते हैं तो अमेरिका के अच्छे कानून क्यों नहीं ले सकते? अगर हम बाहर से सुखोई खरीद सकते हैं रूस से, तो उनके कानूनों को फ्री में क्यों नहीं ले सकते? सिंगापुर से हजारों करोड़ का बिजनेस सामान खरीद सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं, उनके अच्छे कानूनों को फ्री में क्यों नहीं लेते? जापान से पता नहीं क्या क्या ले सकते हैं, क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो जब कानून बनेंगे तो करप्शन कम होगा। कानून बनेंगे तो बहुत सारे सफेद पोश जिनको आप माननी कहती हैं उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे आप, उनकी पोल खुल जाएगी। बहुत सारे सफेद पोश लुटेरे जो इस समय आपको अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अरे बोले, अरे ये तो हम इसको बड़ा ठीक समझ रहे थे। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बनाइए, देखिए कम से कम 10,000 लोग आपको नजर में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना सांसद रहते हुए 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया। अभी कुछ दिन पहले एक समाजवादी नेता की मृत्यु हुई, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, हमने कहा मृत्यु हो गई, क्या बोलूं। बड़े उनके बार के 9 बार के सांसद थे, समाजवाद के जनक, पता नहीं क्या क्या, ऐसी ऐसी श्रद्धांजलि दी जा रही थी जैसे लगता है कि भैया ये तो 500 पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो, लगभग 500 समाजवादी कह रहे हैं सब समाजवाद, और 500 पेट्रोल ऐंठ के बैठ गए। तो मेरा यह कहना है कि अगर जब कानून बने, अभी तो क्या हो रहा है, एक चोर दूसरे को माननी कह रहा है, दूसरा वाला तीसरे को माननी कह रहा है, सारे चोर एक दूसरे को माननी 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 माननी, और हम लोगों को भी माननी माननी सुनते, हम भी माननी माननी, हम भी माननी माननी। मैं सही बता रहा हूं, अगर ढंग के कानून बन जाए तो आप लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करेंगे। जिन लोगों के साथ आप फोटो खिंचवाने के लिए आतुर है ना, जिनके साथ फोटो खिंचवा के आप गर्व महसूस करते हैं, जिनको आप घर में खाना खिला के गर्व महसूस करते हैं, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने का कानून बन जाए तो आपको पता चले बाप रे बाप, इतना बड़ा लुटेरा। हम तो सोच रहे थे चप्पल पहन के घूमता है, तो हम तो सोच रहे थे तो सिंपल वाला पैंट शर्ट पहनता है। ऐसी बात है। तो समस्या पाखंडियों से है,
आज का टॉपिक रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। मेरा यह मानना है स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। रामचरितमानस में उत्तरकांड, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तरकांड में बहुत अच्छा राम राज्य का वर्णन है। दुनिया का सबसे जो बेस्ट मॉडल दिया गया गवर्नेंस का, उसको कहते हैं राम राज्य। कृष्ण राज्य की बात नहीं होती, किसी और राज्य की बात नहीं होती। पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस का सबसे अच्छा मॉडल माना गया है वो राम राज्य माना गया है। उस राम राज्य का मूल कार्य, उसका जो सबसे अच्छा फीचर ये है कि उस समय जाति नहीं होती थी, वर्ण व्यवस्था थी। चारों वर्ण के लोग अपना अपना कार्य मनसा वाचा कर्मणा कर रहे थे। गुरु अच्छी तरीके पढ़ा रहे थे, क्षत्रिय अच्छी तरीके से रक्षा कर रहे थे, व्यापारी अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे थे। कानूनों का फायदा मैं आपको बताता हूं। इस देश की एफडीआई 2% बढ़ाना हो, अगर जीडीपी, इस देश की जीडीपी को 2% बढ़ाने के लिए कम से कम 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए एफडीआई बाहर का। अगर 8% से 10% ले जाना है तो लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं, आप सिंगापुर, चाइना, जापान के एंटी करप्शन कानूनों को लागू कर दीजिए, करप्शन खत्म कर दीजिए, भारत के ही व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। आप उनको इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दे दीजिए, आप उनसे वसूली करना छोड़ दीजिए, उनको टॉर्चर करना छोड़ दीजिए। उनके जितने स्टेशन उनकी फाइल जाती है उतनी बार उनको मिलना जुलाना पड़ता है, उतनी बार जाके वहां पे। और जो आदमी 1000 करोड़ का बेचारा प्रोजेक्ट चला रहा है वो भी एकदम ऐसे बाबू के सामने, क्लर्क सामने, जी साहब जी साहब जी साहब करता है। उससे उसको मुक्ति दे दीजिए। मैं कह रहा हूं भारत के ही व्यापारी भारत की जीडीपी 2% बढ़ा देंगे। और जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे बल्कि धर्म के कार्य के लिए भी अपना खजाना खोल देंगे। अभी भारत के व्यापारी बेचारे वो नेताजी को देने में लगे पड़े हैं, पार्टी को देने में लगे पड़े। धर्म के कार्य के लिए वो कुआं कब बनवाएंगे, तालाब कब बनवाएंगे, मंदिर कब बनवाएंगे, या धर्मशाला कब बनवाएं। पहले बनता था, नहीं बनता था। भारत में धर्मशाले पूरे चारों तरफ थे, कुएं बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, भोजनालय चलते थे, लंगर व्यवस्था आज भी हमारे सिख भाइयों ने कंटिन्यू कर रखी है। तो इस देश में अगर हम कहते हैं ना नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब सबसे अच्छा तरीका है स्वधर्म का पालन करें। और स्वधर्म का पालन, किसी भी चीज का जो पालन हमेशा ऊपर से नीचे होता है, घर में भी ऐसे ही होता है। सबसे होता है जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले अपने धर्म का पालन करे, उसके बाद पहले पिता अपने पिता धर्म का पालन करे, फिर पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करेगा, फिर पोता अपने पोता धर्म का पालन करेगा। ऐसे ही चलेगा। तो अगर हमने ये सिस्टम बनाया कि भारत को चलाने के लिए संविधान ने 4 हमने पिलर्स बना दिए, एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो सबसे प्राइमरी ड्यूटी लेजिस्लेचर की हो गई। पहला वही है, वो नियम कानून बनाएगा, वो दिमाग लगाएगा, लेकिन वो आंख बंद करके बना रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि जब कानून बनाते समय हमारे देश में ये समस्या है, सिंगापुर में नहीं है, दुबई में ये नहीं है, कोरिया में ये नहीं है, तो भैया इसका मतलब अपना कानून ठीक नहीं है। एक बार लाओ वहां की बेस्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं, वो ईमानदारी से काम शुरू कर दे। फिर एग्जीक्यूटिव आया, फिर जुडिशरी आई। जिन मुकदमों का फैसला गांव के 5 लोग 2-3 घंटे में करते थे, उन मुकदमों का फैसला कैम्ब्रिज में पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए 30 साल में कर रहे हैं। करते नहीं करते? 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट। और जो मुकदमे को जितना लंबा खींचे वो उतना बड़ा वकील, जो मुकदमे को जितना लंबा खींच दे वो उतना बड़ा वकील। अरे भैया, तो पहली बात तो ऐसी व्यवस्था हो कि मुकदमा कम हो। वो कैसे होगा? नहीं, सबसे पहले किसी भी देश की व्यवस्था का जो प्राइमरी सिस्टम होता है वो एजुकेशन सिस्टम होता है, प्राइमरी। दुर्भाग्यवश हमने 1835 में मैकाले आया, यहां पे मैकाले ने
इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम शुरू किया। 1857 में क्रांति हुई, लॉ कमीशन बनाया, फिर मैकाले को बोला स्कूल वाला काम छोड़ो, तुम अब कानून बनाओ। तो वो जहां पहले स्कूल खुलवा रहा था उसने कानून बनाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में ना वो एजुकेशनिस्ट था, ना वो ज्यूरिस्ट था, ना वो एजुकेशन का एक्सपर्ट था, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट था। लेकिन अंग्रेजों ने चूंकि यहाँ पे था, पहले वो यहाँ पे गुरुकुल बंद करवा के स्कूल चलवा रहा था, बाद में उसको बोला, मंगल पांडे ने क्रांति कर दिया, तुम कानून बनाओ। और कानून उसने बनाना शुरू किया। 1857 में कानून बनाया शुरू हुआ, 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया। दुर्भाग्य आप देखिए, मैकाले 1860 में एक इंडियन पिनल कोड बना के गया था जिसमें 23 चैप्टर थे। कितने? 23। 2023 में भी उसमें 23 ही चैप्टर हैं, ना 22 ना 24, ना घटाया ना बढ़ाया। ये बताओ, इस इतने डॉक्टर आए गए, डॉक्टर जब मैं कहूं तो आप उसको समझिए, इतने डॉक्टर आए गए और मैकाले वाला 23 चैप्टर 23 ही चैप्टर चल रहा है, तो बीमारी कहां से ठीक होगी? जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, ऐसे भारत में फेडरल पिनल कोड चलता है। यहां हम आईपीसी बोलते हैं, वहां एफपीसी, वहां एफपीसी बोलते हैं, फेडरल पिनल कोड। वहां पे 123 चैप्टर है, इंडियन पिनल कोड में 23 और फेडरल पिनल कोड में 123। अंतर क्या है? और यहां पे क्राइम कम क्यों नहीं हो रहा है? यहां मर्डर की एक धारा है 302, पति पत्नी का मर्डर कर दे, पति पत्नी का कर दे, भाई भाई का कर दे, 100 रुपए के लिए मर्डर हो जाए, 500 के लिए मर्डर हो जाए, 1000 के लिए मर्डर हो जाए, गोली मार के मर्डर हो जाए, गला दबा के हो जाए, आफ्ताब की तरीके 35 टुकड़े करके मर्डर, जैसे भी कर दो, लेकिन धारा कौन सी है? तो इसका मतलब सारे अपराध बराबर हो गए। अपराध इतने तरीके के, टुकड़े टुकड़े करके मारना, और धारा केवल एक, तो यानी कानून की नजरों में सारे अपराध बराबर हो गए। गोली मारने वाला और 35 टुकड़े करने वाला एक ही अपराध हो गए। हमारे यहां मर्डर की एक धारा है 302, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में एक चैप्टर है मर्डर पे, और 10 धाराएं हैं। मैनस्लॉटर अलग, बुचरिंग अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग, किलिंग अलग, होमिसाइड अलग, 10 धारा मर्डर की है वहां पे। अब जब 10 धारा है, हाँ सेल्फ डिफेंस, अब जब 10 धारा है और मर्डर हुआ, तो जज को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जज चाह के भी ना किसी को सजा ज्यादा दे सकता है, ना सजा कम कर सकता है। वकील बड़ा से बड़ा हो, ना कम करा सकता है ना ज्यादा करा सकता है। अब ये बताइए, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड पहले तो वहां से मंगाना पड़ता था, हमने तो किसी से मंगवाया था वहां से, आजकल तो अमेजॉन पे भी है, 10-12 हजार रुपए का है। उस 10-12 हजार को लेके हम तो कह रहे हैं आईपीसी को दिमाग नहीं लगाना है, तो फेडरल पिनल कोड को इंडियन पिनल कोड, उसका नाम बदल दो ऊपर पहले पन्ने का, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो। पहला पन्ना उसका फाड़ो, कॉपी पेस्ट में तो हम एक्सपर्ट है ही है, पहला पन्ना फाड़ो, आई के बाद एफ ही आता है। केवल फेडरल पिनल कोड का फेडरल वर्ड काटो और उसको कर दो इंडियन, और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में 50% क्राइम खत्म हो जाएगा, 50% क्राइम खत्म हो जाएगा, और मुकदमे एक एक साल के अंदर डिसाइड होने शुरू हो जाएंगे। इतना क्रिस्टल क्लियर एक एक क्राइम डिफाइन है कि ना उस पर बहुत लंबे लंबे गवाहों के बयान होने हैं, ना लंबे लंबे जिरा होनी है, सब कुछ वेल डिफाइंड है ना। अगर इस यहां आने का रास्ता क्लियर हो तो ड्राइवर नेहरू प्लेस से चले या उधर से चले, फट से पहुंच जाएगा ना। अगर सकरी सकरी गलियां हो, 10-15 गलियां हो, तो बेचारा पूछ पूछ के आएगा, दाहिने जाऊं बाएं जाऊं, दाहिने जाऊं बाएं जाऊं। इतना कर दे। आप लोग गूगल करिएगा लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। एक व्यक्ति ने थाईलैंड में चिटफंड कंपनी बनाया, व्यक्ति ने नहीं बल्कि लेडी ने चिटफंड कंपनी बना के उसने 16,000 लोगों का पैसा चंपत कर दिया। उसको पता कितने साल सजा हुई है? 1,41,000 साल सजा।
जरा बोलिए कितने साल की? और 16,000 लोगों को उसने चीटिंग किया, 16,000 लोगों को चीट किया था। हमारे एक सहारा श्री है, उनको सहारा श्री बोलते हैं। 16 लाख लोगों का पैसा चंपत किए हैं वो। 16 लाख लोगों का पैसा लेकर उन्होंने, और आज तक 16 साल की भी सजा नहीं हुई। 16 साल की भी सजा नहीं हुई, वहां 1,41,000 साल सजा हुई। अब बताइए, करप्शन वहां कम होगा, भारत में कम होगा? कहां कम होगा? वहां कम होगा। हमारे यहां सेक्शन 363 है इंडियन पिनल कोड में। किडनैपिंग की जो मैक्सिमम सजा है 7 साल, मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर। एक आदमी को किडनैप करो तो भी 7, 2 को करो तो भी 7, 10 को करो तो भी 7। कितनी साल की सजा होगी? 7। यूएस फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 100 है। तो अगर मिनिमम वाला भी लेके चलो तो एक को किडनैप किया तो 50, 2 को किडनैप किया 100, 3 को किया तो 150, 4 को किया तो 200, 5 को किया 250। अब ये बताओ, किडनैपिंग भारत में कम होगी या अमेरिका में कम होगी? सठे साठ्यम समाचरेत, ये सिद्धांत कहां का है? भारत का। विदुर जी ने बोला है, महाभारत में इसका उल्लेख है। सठे साठ्यम समाचरित, ये भारतीय सिद्धांत है। दुनिया के जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपना के नियम कानून बनाया, वहां शांति है, वहां समृद्धि है, वहां पे खुशहाली है, वहां पे करप्शन कम है, वहां क्राइम कम है, वहां सड़कें नहीं टूटती, वहां नाला नहीं जाम होता। और जिसने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वो हम मैकाले वाला लेके 1860 वाला कानून लेके ढूंढ रहे। आखिर क्या कारण है? राम कहां पैदा हुए, बोलिए जरा? भारत में। राम की धरती भारत, कृष्ण की धरती भारत, महावीर की धरती भारत, गुरु गोविंद सिंह की धरती भारत, बुद्ध की धरती भारत, सबकी धरती भारत। माओवाद भी यहां पे, नक्सलवाद भी यहां, कट्टरवाद भी यहां, मजहबी उन्माद भी यहां, जिहाद भी यहां, सरतन से जुदा यहां, घूसखोरी यहां, जमाखोरी यहां, मिलावटखोरी यहां, कालाबाजारी यहां, नशा तस्करी यहां, मानव तस्करी यहां, सोना तस्करी यहां, सब कुछ चल रहा है। और जहां कोई नहीं पैदा हुआ, दुबई में, वहां इनमें से कुछ भी नहीं है। सिंगापुर में कोई नहीं पैदा हुआ, कोई महापुरुष, वहां कुछ भी नहीं, कोई समस्या नहीं। कोरिया में कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अंतर क्या है? कानून का। ये हम सब लोग भी अगर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, यू कैन विन, या जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहता है कि बच्चे पे 3 चीजों का फर्क पड़ता है। माँ बाप से क्या सीखा, बचपन में क्या पढ़ा, क्या देखा। अगर आप थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो उसमें ये कहा गया कि बच्चे का संस्कार, बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है उसने सेंसेस से क्या उसका इनपुट गया, आंखों से क्या देखा, कान से क्या सुना, नाक से क्या सूंघा, मुंह से क्या खाया, इस पे संस्कार डिपेंड करता है। बच्चे का जो प्राइमरी संस्कार है वो परिवार के अलावा जो दूसरा होता है वो होता है स्कूल, उसकी बुक्स, उसकी किताबें। मैं मूल रूप से प्रयाग का रहने वाला हूं। हमने पहली बार ए ऐसे बनता है वो 6वीं में जाके देखा था। ए ऐसे होता है, हमारे 6वीं का सिलेबस क्या था? चारों तरह, नहीं 4 टाइप्स ऑफ एबीसीडी, कैपिटल, स्मॉल, कर्सिव, ये हमारा 6वीं का था। 7वीं में 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड, और थोड़ा सा 8वीं में गए तो टेंसेस। ये हमने 6वीं, 7वीं, 8वीं में सीखा। भगवान की कृपा, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, इंजीनियर भी हो आया, जापान की कंपनी में नौकरी कराया। आज हमने क्या किया, बच्चे को इतना बर्डन डाल दिया बचपन में ही कि वो केवल ऐसे लगता है कि हम उसको 6वीं के बाद से आईआईटी मतलब बीटेक कराने वाले हैं, या 6वीं के बाद से ही उसको हम बहुत, अरे भैया पूरी दुनिया में अब तक प्रूव हो चुका है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, सनातन शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी है। अमेरिका ने प्लेवे शुरू किया तो हमने प्लेवे शुरू कर दिया, और हमने प्लेवे शुरू किया तो अमेरिका ने क्लेवे शुरू कर दिया।
अमेरिका में क्ले चल रहा है, हर स्कूल में वहां पे मिट्टी का वो बनाया जा रहा है, बच्चे क्ले में उसमें कुश्ती लड़ रहे हैं, कपड़ा निकाल निकाल के कुश्ती लड़ रहे हैं, क्लेवे बोलते हैं उनको। हम प्लेवे कर रहे हैं, वो क्लेवे कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था लाखों साल के बाद डेवलप हुई है, 2-4 साल में डेवलप नहीं हुई है, टेस्टेड है, ट्राइड है। अगर वास्तव में हम बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं कि वो अच्छा भाई बने, सबसे प्राइमरी तो यह है ना कि बच्चा पहले वो अच्छा भाई बन जाए, अच्छा बेटा बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, वो अच्छा संस्कार मिल जाए, अच्छा इंसान बन जाए। पहले बच्चे को वो बना लो कम से कम 10 साल तक, 11वीं साल तक, यानी प्राइमरी में। उसके बाद उसको ABCD अल्फाबेट जो भी पढ़ाना, उसको डॉक्टर इंजीनियर उसके बाद बनाते रहो, क्या दिक्कत है, पहले वो बन तो जाए। मकान हम बनाते हैं 6 मंजिल, तो नींव थोड़ी चौड़ी रखते हैं, फिर ऊपर आते हैं तो थोड़ा पतली करते हैं। नीचे 24 इंच की नींव होती है, बाद में 18 इंच की, फिर 12 इंच की, फिर जो दीवार होती है लास्ट में 6 इंच की हो जाती है, ऊपर आके 6 इंच की हो जाती है, लेकिन नीचे चौड़ी रखनी पड़ती है। हमने इस पे कभी चर्चा ही नहीं किया, जबकि हमारी संस्कृति में हो चुका है। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम के पहले गुरुकुल की थोड़ी व्यवस्था अलग थी, राजकुमारों के लिए अलग गुरुकुल था, ब्राह्मणों के लिए अलग गुरुकुल था, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। जब भगवान राम ने अपना मतलब राम राज्य क्यों कहा गया, मैं उसके 2-3 फीचर आपको बताता हूं। तो इसलिए राम राज्य की बात पूरी दुनिया में होती है कि उन्होंने सबसे पहले मानव इतिहास में कॉमन सिलेबस, कॉमन एजुकेशन लागू करने वाले भगवान राम है। उन्होंने कहा कि चारों वर्णों के लिए एक गुरुकुल होगा, हर गुरुकुल में सारे वर्ण के बच्चे पढ़ेंगे और उस अखंड भारत के गुरुकुल का सिलेबस कॉमन होगा। वाल्मीकि रामायण में इसका बाकायदा कोट किया हुआ है। दूसरा, आज भी हम 2023 में सोच चल रहे हैं कि देश के सब लोगों को इक्वल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी बिल विल आया नहीं है, अभी सबके मीडिया में और उसमें चर्चा हो रही है। भगवान राम के पहले तक पॉलीगैमी थी। मानव इतिहास में एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले सबसे पहले कोई है तो वो भगवान राम है। रामायण खोलिए, उत्तरकांड में इस चौपाई लिखी हुई है, वाल्मीकि जी ने दोहा लिखा है, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, एक पति एक। और केवल लागू नहीं किया, चारों भाइयों ने खुद फॉलो किया। राम का एक विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का एक विवाह, भरत जी का एक विवाह, शत्रुघ्न का एक विवाह। नहीं तो उस समय वो तो चक्रवर्ती नरेश थे, ऐसा कौन सा राजा नहीं था जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा, सब चाहते होंगे। और बहुविवाह होता भी था उसके पहले। उस समय तो जितना बड़ा राजा हो, जितना मतलब वो, हाँ, लोग अपनी बेटी की शादी करके रिश्ता जोड़ लेते थे उससे। कभी आपने सोचा कि राम के 2 ही बच्चे क्यों हुए, लक्ष्मण जी के 2 ही बेटा क्यों हुआ, भरत के भी 2, शत्रुघ्न के भी 2, न किसी को 1 न किसी को 3, ऐसा सिस्टम कैसे हुआ? मानव इतिहास में सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण नीति, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले सबके लिए एक बराबर सजा का प्रावधान लागू करने वाले भगवान राम है। उसके पहले सजा अलग अलग थी। ब्राह्मण की सजा 4 गुनी होती थी, क्षत्रिय की सजा 3 गुनी हो। सेम, अगर आपका क्राइम सेम है तो ब्राह्मण को 4 गुना अपराध होता, सजा मिलती थी, क्षत्रिय को 3 गुना मिलती थी, वैश्य को 2 गुना मिलती थी। इस तरीके का सिस्टम था। तो कॉमन पिनल कोड और कॉमन सिविल कोड दोनों हमारे यहां हजारों साल पहले लागू हो चुका है, जिसपे हम आज भी चर्चा कर रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मानव इतिहास में अगर राष्ट्रवाद को आपको एग्जाम्पल देखना है, राष्ट्र प्रथम, स्वधर्म, गुड गवर्नेंस, उसका मॉडल भी भगवान राम का है। उनके दरबार में जो रेशियो था 1:3:4 का था।
1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य। इसके पहले और कहीं एग्जाम्पल आपको नहीं मिलता। ये उनका दरबार है जहां 1 2 3 4 चल रहा है कि चारों वर्ण के लोग एक साथ बैठे हुए। और जहां तक हम ये सोचते हैं कि ये जाति वाति छुआछूत, ये पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर छुआछूत होता, रानी सत्यवती कौन थी? महाभारत में रानी सत्यवती कौन थी? नाविक की बेटी थी। और वो केवल रानी नहीं बनी, उन्होंने राज भी किया। तो नाविक की बेटी राज कैसे कर लेगी? हमारे यहां वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे थी। इसीलिए एक ही परिवार के दशरथ और विश्वामित्र, एक ब्राह्मण कहलाए, एक क्षत्रिय कहलाए। हम लोग आज भी जब कथा होती तो कहते व्यास गद्दी, बात होती ना, व्यास गद्दी पे बैठे हुए भाई कथा हो रही है। व्यास गद्दी कहां शब्द आया? महर्षि व्यास से। महर्षि व्यास कौन थे? कौन थे महर्षि व्यास? तो अगर नाविक का बेटा केवट, एक नाविक की बेटी, एक केवट की बेटी अखंड भारत पे राज कर सकती है, तो इसका मतलब जाति वाला सिस्टम तो था ही नहीं। एक केवट के बेटे को हम व्यास, महर्षि व्यास कहते हैं, पूजा करते हैं। सारी जितनी कथाएं होती कहते व्यास गद्दी। उस व्यास गद्दी पे बड़े बड़े शंकराचार्य भी चढ़ने के पहले प्रणाम करके चढ़ते हैं। इसका मतलब कास्ट सिस्टम तो था ही नहीं। अगर कास्ट सिस्टम था तो कर्ण 50 देशों का राजा कैसे बना? कर्ण की पहचान तो सूद पुत्र की थी। 50 देशों में उसने कैसे राजपाट किया? इसलिए ये सब बहुत बात की बातें हैं। मुझे लगता है आज का समय वो टॉपिक नहीं है, वो हम गुलामी पे जाएंगे, अलग इश्यू हो जाएगा। लेकिन इस गुलामी ने हमें बांटा बहुत है। कैसे बांटा? जब ये मुगल आए यहां पे, इधर से एंट्री किए, बढ़ते 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 आगे बढ़ रहे थे, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर शिवाजी ने उनको रोक दिया। तो इसलिए दक्षिण भारत मुगलों के कंट्रोल में नहीं आया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, वो वाला पार्ट उनसे बच गया। अब आज की डेट में देखिए, वहां दिन में विवाह होता है, इधर उधर मंदिर में विवाह होता है, इधर घर में। उधर इधर बाल विवाह है, उधर नहीं है। हमारे सारे के सारे संस्कार दिन में ही होते थे, वेद भी यही कहता है। लेकिन मुगलों से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह शुरू किया, क्योंकि जैसे हमारी बेटियां बड़ी होती थी मुगल उठा लेते थे। उनसे बचाने के लिए हमने बाल विवाह शुरू किया, बचपन में शादी कर दो। उनसे बचाने के लिए हमने रात्रि विवाह शुरू किया, क्योंकि मंदिर पब्लिक प्लेस होता था, मंदिर रास्ते के बगल में होता था। जब मंदिर में शादी होती थी तो फिर उठा लेते थे। तो क्या किया? घर में शादी करेंगे। दक्षिण भारत में घर में शादी नहीं होती, दक्षिण भारत में मंदिर में होती है। इधर तो हमारा जो कल्चरल डिफरेंस आया है वो दो है, जहां मुगलों का राज था, जहां मुगलों का राज नहीं था। घूंघट प्रथा, अरे जहां स्वयंवर होता हो जिस देश में, लड़की तय करती होगी किससे शादी करूंगी किससे नहीं करूंगी, वहां घूंघट प्रथा हो सकती है क्या? दक्षिण भारत में घूंघट प्रथा नहीं है। राजस्थान में है, हरियाणा में है, यूपी में है, बिहार में है। डिफरेंस क्या है? इधर मुगल थे, उधर मुगल नहीं थे। तो चेहरा न दिख पाए, इसके चक्कर में घूंघट प्रथा शुरू हुई। तो बाल विवाह, रात्रि विवाह, घूंघट प्रथा, ये सारी कुप्रथाएं आदिकाल की नहीं है भैया, 500 साल पुरानी है। वो दुर्भाग्यवश हमारे पंडित जी लोग बता नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे पब्लिकली, कि रात्रि विवाह महापाप है। रात्रि विवाह महापाप है, ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के सभी शुभ कार्य सूर्य की रोशनी में होते हैं। इवन अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। ऐसा है कि अगर किसी की सूर्यास्त के बाद डेथ हो जाए तो रात भर बॉडी रखिए, अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए तब जाके आप उसको अंतिम संस्कार करिए। तो जहां पे अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकता, वहां शुभ कार्य सूर्यास्त के बाद कैसे हो जाएगा? तो इन चीजों को हमें पता क्यों नहीं है? उसके लिए हम लोग दोषी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हम लोग दोषी, ये बातें बताना दो लोगों का काम था, हमारे धर्म गुरुओं का काम था और हमारे मंत्रियों का, हमारे जो नीति नियंता हैं उनको स्कूलों के जरिए बताने का काम था। अब सब लोग, आप बताइए, किसी
जातिवाद कब शुरू हुआ? हमने कहीं स्कूल में पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। हमें लगता आदिकाल से है। घूंघट एक कुप्रथा है, और ये कब आई? हमें कहीं पढ़ाया गया? तो नहीं पढ़ाया गया, तो हम नहीं जानते। हमें लग रहा है कि आदिकाल से चल रही है। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिन्हें हमें नहीं जानते, हमें लगता है बहुत पहले से नहीं आ रही हैं। 400 साल, 500 साल, 600 साल में आई हैं, और वो हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, और करते करते ऐसे लगता है कि वो हमें हमारी उसमें लाइफ में आ गया, तो हमें लगता है ऐसी यही ठीक है। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कैसे निकले ये ठीक करेंगे। निकले ये, यहां पे जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं? हाथ उठाइए जरा। करते हैं। अभी हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं बर्थडे की फोटो शेयर करने के लिए, सेल्फी शेयर करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप इन विषयों के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग करिए। भाई ट्विटर पे कितने लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है कि नहीं है? बनाते जाओ, 200 लोग रिक्वेस्ट भेजते जाओ। और यहीं का क्यों बनाना, केरल वालों को भी बनाओ, कर्नाटक वालों को भी बनाओ, वहां पूरे देश को बनाओ। जब इतनी जागरूकता की कमी है, उस जागरूकता को जल्दी से जल्दी लाने के लिए यही तरीका है सोशल मीडिया। या तो जंतर मंतर चलो बैठते हैं सब लोग, लेकिन उससे भी उतना ज्यादा फर्क नहीं, फायदा नहीं पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो जो आप लोग के लिए पॉसिबल, मैं वो रास्ता बता रहा हूं। आप लोग जंतर मंतर नहीं बैठ सकते। जितनी समस्याएं हैं, इन 80% समस्याओं के लिए कोई और नहीं, इस देश के नीति नियंता जिम्मेदार हैं, इस देश के सांसद विधायक जिम्मेदार हैं, जिनकी संख्या लगभग 5000 है। 800 के आसपास सांसद, 4200 के आसपास विधायक, टोटल हो गए 5000। इन 5000 लोगों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, चार्टर्ड प्लेन का किराया आप ही लोग देते हैं। अब आप अपने घर में काम वाली रखती हैं, जिसको 2000-3000 रुपए देती हैं, उसको टाइट करती है कि नहीं करती? अगर काम ठीक से नहीं करती, जोर से बोलिए जरा। या ऐसे जो कुछ करके आए चलिए, बोलेंगे नहीं? 15-20 हजार रुपए ड्राइवर को देती हैं, टाइट करती है कि नहीं करती? करती है ना। तो आप इसको समझिए, इस देश में संविधान कहता है कि यहां पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक कौन है? सर्वेंट कौन है? सर्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा करना तो सेवक कह दीजिए। पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली को लगता है कि बाकी सब उनके सर्वेंट बन गए हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जो सर्वेंट है वो पब्लिक से सर्विस करवा रहा है, उसको पब्लिक की करनी थी। देखो बड़ी सीधी सी बात, मान लीजिए इतना बड़ा परिवार हो, जस्ट इमेजिन, एक मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इतना बड़ा परिवार है, इस परिवार में हर आदमी सब सारे काम तो नहीं कर सकता। हमने काम बांट दिए कि काम करो भाई, सारे परिवार के लोग अपना अपना काम धाम करेंगे, जो डॉक्टर वाला काम करेगा, जो अपना अपना काम करेगा। हम ये 4 लोगों का आपने काम बांटा, हम सब एक परिवार के लोग हैं। आप 4 ने कहा कि भाई काम करो, उपाध्याय जी आप तो सांसद बन जाओ, आप पूरे परिवार के लिए कानून बनाओ। सुचिता जी को आपने बोला कि ये काम करो, आप एग्जीक्यूटिव हो, आप सबकी दूध लाओ, ब्रेड लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये काम है इनका। ये हर्ष शर्मा जी हैं, ये लॉ स्ट्रीट जर्नल एक लीगल वेबसाइट है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह कवर करती है, हमारी बहुत सारी स्टोरीज में आती रहती हैं। हर्ष शर्मा को बोला आप जो है वो 4th पिलर हो, मीडिया, आप एक काम करो, घर परिवार के लोग क्या कर रहे हैं इनकी फोटो खींचते रहो, दिखाते रहो सबको क्या क्या हो रहा है। हाँ, आपने उस बच्चे को बोला काम करो, आप जज बन जाओ, अगर कोई मुकदमा किसी कोई विवाद होगा आपसे करो। अब आप सवारे अपने काम में लगे पड़े हो, तो हमारा काम क्या है, हम अच्छा नियम बनाएं, ये अच्छी तरीके उसको इंप्लीमेंट करें, दूध ब्रेड पहुंचाती रहें, वो अच्छी तरीके सबकी फोटो खिंचवाते रहें, और वो जो है अगर कोई विवाद हो तो उसका समाधान करें। तो आप सारे लोग तो काम कर रहे हैं, हम चारों हम ही 4 काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, और हमारा वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब कुछ देने वाले आप ही लोग। ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप अपने घर में 2-3 हजार रुपए काम वाली रखते हैं, उसको भी वॉच करके रखते हैं, 10-15 हजार 20 हजार ड्राइवर को देते हैं, उसको भी वॉच करके रखते हैं, 50 रुपए नाई को देते हैं, उसको भी चाहते हैं बढ़िया दाढ़ी बनाए, सब जगह चाहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो यहां क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पूछते? तो कैसे पूछे? समाधान तो 2 ही जगह है, संसद और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संसद और सुप्रीम कोर्ट को जगाने का 2 ही तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। सड़क पे आ नहीं सकते आप लोग, तो भैया मेरा आप सबसे आग्रह है,
सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं वो यूज करिए। फेसबुक जरूर यूज करिए, कॉमन मैन फेसबुक पे है, और उस पर मैक्सिमम लोगों को जोड़िए। समस्या नहीं बल्कि समस्या का रूट काज लिखना शुरू करिए। मैं कल सूरत में था, शाम को सूरत में अहमदाबाद में एक व्यक्ति जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, पता नहीं आप लोगों ने अखबार में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसने इंस्पेक्टर को 30 करोड़ रुपए घूस दिया। जो लड़कियों की सप्लाई करने वाला व्यक्ति था उसने क्राइम ब्रांच को 30 करोड़ रुपए घूस दिया था, मुझे छोड़ दो। अब ये बताओ उसने कितनी लड़कियों को बेचा होगा जो 30 करोड़ उसने दे दिया? कितने कितने परिवारों को उसने रुलाया होगा? अरे भैया, बेटी गायब होती तो केवल माता पिता नहीं रोते, भाई भी रोता है, दादा भी रोता है, मामा भी रोते हैं, नानी रोती, सब रोती हैं। अब 30 करोड़ उसने कैश दिया है जब पकड़ा गया है, इसका मतलब उसने कम से कम 200-300 करोड़ कमाया होगा। 200-300 करोड़ कमाया होगा, इसका मतलब 2-3 हजार लड़कियों को बेचा होगा, 2-3 हजार लड़कियों को किडनैप किया होगा। तो अल्टीमेटली घटिया कानून का असर क्या हुआ? किसके ऊपर फर्क, सफरर कौन है? पब्लिक है। कभी किसी सांसद विधायक की लड़की किडनैप होती है क्या? होती है? वो रूबिया, वो तो प्लांडवे में हुई थी, वो तो प्लांडवे में हुई थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अल्टीमेटली सफरर आप हैं। सड़क टूटेगी, गाड़ी गिरेगी, रोड एक्सीडेंट होगा, सफरर आप हैं। आपको वीआईपी रोड से नहीं गुजरना, आपको कॉमन रोड से गुजरना। नाला जाम होगा, सफरर आप हैं। तो अल्टीमेट मजहबी उन्माद की आग फैलेगी, सफरर आप ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, बताइए कोई एक नेता मारा गया हो? भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कोई नेता मारा गया हो तो बताइए। अभी बंगाल में दंगा हुआ, कोई नेता मारा गया हो तो बताइए। कश्मीर में दंगा हुआ था 1990 में, कोई नेता मारा गया हो तो बताइए। सफरर कौन है? कॉमन मैन। और कानून इतना घटिया, देखिए 30 साल पहले घटना घटी, 33 साल पहले 1990 में हुआ था ना कश्मीर नरसंगा। किसी को फांसी हुई? बोलिए जरा, 33 साल में किसी को फांसी हुई? क्यों क्यों नहीं हुई? कानून घटिया है, कानून घटिया है साहब, घटिया है। और इसलिए कह रहा हूं, उनको जगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था जी। मैं, जो एक आपने कहा कि हम लोग समाधान की तरफ जा रहे हैं, और समाधान कैसे आए समाज के? जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, किसी कारण पहले वो कर्म निर्धारित, बाद में वो जन्म निर्धारित हो गई। जो भी कारण था वो जन्म निर्धारित हो गई, उसकी वजह से हमारे विभाजन तो हमारे यहाँ हो गए। मगर ऐसा नहीं कि हमारा विभाजन ही है। अगर आप लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी है, और हमारे यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको मेरा भी रिचार्ज करूँ, उसका आपको जरा आगे बढ़ा दीजिएगा। जो हमारे जो कॉमन पॉइंट्स थे, जो हमारे, उनको हमने कभी छेड़ा ही, हमको ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप देखिए जितनी नीतियां हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, सब हमारी एक ही है। आप विनती करिए, सब एक ही है। क्रम परिच हो सकता है। दूसरा जो हमारे यहाँ बहुत दुर्भाग्य रहा हमारा, अगर आप कितनी भी आप जो भाषाएं हैं हमारे, कितनी भाषा भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो सारी की सारी में सभी जगह ही संस्कृत है। और हमने किसी वजह से संस्कृत से अपना हमने त्याग किया, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। आज भी हम जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में अगर आप वार्तालाप करें लोगों से, तो ज्यादातर लोग जो है ना पर्सनलाइज हिंदी जिसे कहते हैं ना, उर्दू जिसे कहते हैं, उर्दू का प्रयोग ज्यादा होता है। आज भी अगर आप दक्षिण के लोगों के पास जाएंगे, अगर उनसे पूछेंगे, उनको लगता है कि उत्तरवासी उनकी भाषा की उर्दू है। अगर मैं महाराष्ट्र, मैं भी आपके, मैंने भी जीवन करी है, और मैंने भी लॉ भी किया हुआ है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मैं पढ़ा हूँ, महाराष्ट्र में पढ़ा, तो वहाँ पे अगर मराठी सुनेंगे, अगर आप हिंदी, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो आपको अनेक समानताएं नजर आएंगी। संविधान का एक आर्टिकल है 351। मैं तो कह रहा हूं कैसे कैसे मक्कारी हुई है। आर्टिकल 351 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है
और राज्य सरकार की नहीं बल्कि केंद्र सरकार का ड्यूटी है, वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आ जाए। ये संविधान ने ड्यूटी राज्यों को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगता था राज्य तो अपनी अपनी भाषा प्रमोट करेंगे, तो संस्कृत को कोई प्रमोट नहीं करेगा। आज की डेट में जितनी मिसाइलें बनती हैं उनकी कोडिंग संस्कृत में होती है। आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है उसकी प्रोग्रामिंग संस्कृत में होती है। वो इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता है। इंग्लिश में ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, अब ये 3 बैठे हैं, एक में भी यू, 2 में भी यू, 3 में भी यू, तो प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। 3 लोगों को हाथ मिलाना है कि एक आदमी से हाथ मिलाना है, रोबोट कंफ्यूज हो जाएगा। तो संस्कृत में क्या है? त्वम 1, युवाम 2, युवम, त्वम युवाम युवम 3। भाई 8 इंग्लिश में केवल 26 लेटर है, 26 लेटर का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाइए तो 10 लाख वर्ड हुए। संस्कृत में हमारे पास 52 लेटर है, उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाइए तो 50 लाख वर्ड हो गए, तो 5 गुनी ज्यादा वर्ड हो गई। एक एक कार्य के लिए एक एक वर्ड हो गया हमारे पास। यहां वर्ब का केवल 3 फॉर्म है हिंदी इंग्लिश में, गो वेंट गॉन। संस्कृत में वर्ब का 9 फॉर्म है। तो ये हमने नहीं सिखाया, वो हमारी कमी थी, और इसलिए नहीं, और उन्होंने इसलिए नहीं किया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भाई अगर आप बातों से खुश हो, भाषण से खुश हो, तो भाषण हमें देने में कोई कमी है क्या? लेते रहो भाषण। समस्या का समाधान वहीं से निकलना था। इसका भी सर मेन चीज जो है ना हिंदुस्तान में, लॉ ऑफ पर्जरी should have been taken seriously by the court. आपने झूठा एफिडेविट दिया, 3 साल 5 साल की सजा जो है आज तक कोर्ट देती नहीं, दे तो झूठे केस ही नहीं पड़ेंगे, 30% तो केस वैसे ही खत्म हो गए। परफेक्ट, मैं इनको ऐड ऑन करता हूं, बहुत अच्छा आइडिया है। दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया, यूएस ने भी बना दिया। हम लोग शिकायत दर्ज करते हैं थाने में या सिविल केस जो भी करते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं बाद में। अगर हम थाने में जाते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं, हमारा इन्होंने ये चोरी किया है, फला फला फला, अगर नीचे एक अंडरटेकिंग हो जाए कि ये जो बातें मैंने कही है ये सब सच है, और जरूरत पड़ने पे इसके लिए मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूं, मैं कहता हूं 80% फेक केसेस अपने आप खत्म हो जाएंगे। 80% फेक केसेस खत्म हो जाएंगे। आपके 50% डोमेस्टिक केस खत्म हो जाएंगे जो फेक केसेस चल रहे हैं। केवल आपको लिखना हो, बस इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन तैयार हूं। दूसरा, आपने जो कहा परजुरी वाला, दुनिया के कई देशों ने कंपनसेशन पॉलिसी बनाई है और पनिशमेंट के लिए पॉलिसी बनाई है। मैं आपके शोरूम पे कब्जा कर लूं, 30 साल मुकदमा चला, 30 साल आपने भी वकील को खर्चा दिया, मैंने भी वकील खर्चा दिया। मैं जो वकील को खर्चा दे रहा हूं, आपके शोरूम को किराए पर उठा के उसमें बिजनेस करके जो बेनिफिट आ रहा है उससे वकील अपना हमने एंगेज कर दिया। आपका तो जो बेचारा एक धंधा था वो भी बंद हो गया, अब आप कहीं और से पैसा उधार लेके वकील कर रहे हो। 30 साल के बाद आपको अपनी दुकान मिल गई, तो आपको मिला क्या? अरे वो दुकान आप ही की थी, आपको मिल गई तो मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिला। जो 30 साल हमने आपको लड़ाया, 30 साल आपका जो लॉस हुआ, मेंटल आपका ट्रॉमा रहा, फिजिकल ट्रॉमा रहा, फाइनेंशियल आप लॉस में गए, वो हमारे कोई कानून ही नहीं बनाया कि भैया देना। आप ये कानून बनाओ, देखो 50% मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। और शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप जरा सोचिए, कभी पहले भाई भाई का वो जमीन कब्जा करता था क्या? पड़ोसी का कब्जा होता था, भाई भाई का नहीं करता था। अब तो भाई भाई का शुरू होगा। वो एजुकेशन सिस्टम का परिणाम। आपने कहा कि हमारे 5000 पॉलिटिशियंस हैं, उनसे हम काम ठीक नहीं करा पाते और हम जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उनसे काम नहीं करा पाते। मैं ब्लेम करूंगा पॉलिटिशियंस को बाद में, पहले ब्यूरोक्रेट्स को। गुजरात में वो ब्रिज कोलैप्स हुआ, कौन जिम्मेदार था? ब्यूरोक्रेट्स। कश्मीर की खबरें दबाई गई, कौन जिम्मेदार थे? ब्यूरोक्रेट्स। भरे बाजार में कत्ल हो जाता है,
लोग आई विटनेसेस होते हैं, सामने कोई नहीं आता। कौन जिम्मेदार है? पुलिस, बिकॉज ऑफ the problems they create for the witnesses। इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में आप कहते हैं करप्शन है। करप्शन पॉलिटिशियंस बाद में है, पहले ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि जब तक दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक करप्शन आप खत्म नहीं कर सकते, और उसमें पहला हाथ होगा ब्यूरोक्रेट्स का। इसके बारे में क्या कहना है? ठीक है सर। देखिए सर, what he said, हाँ I think he's got the gist of it, okay. हाँ Real basis is tricky. असली बात है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ ना, तब आपने इनहेरिट किया ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जो अंग्रेजों ने ट्रेनिंग किया था टू सर्व द ब्रिटिश क्वीन। आपने सिस्टम को इनहेरिट कर लिया, तो उसकी ट्रेनिंग चेंज नहीं करी टू सर्व द इंडियन पीपल। स्टिल द लॉर्ड एंड मास्टर, नाई बाप और जनता। ये जो ट्रेनिंग आई है सबसे की, ये ट्रेनिंग रूट कॉज है सारे प्रॉब्लम की। एंड सेकंड ऑफ ऑल, आज तक कोई कोर्ट, आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क के ऊपर खड्डा है, खड्डे में मियाँ बीवी जा रहे हैं, टायर बेचारे का पड़ा, बीवी पीछे गिर गई, पीछे ट्रक चला गया, उसकी बीवी खत्म हो गई। वो जेई, वो एई, वो इंजीनियर जो वहां पे है, जिसके इलाके में उसने बजट अलॉट हुआ है और सड़क बनी है उसकी किताब में, उधर खड्डा कैसे, उसको क्यों नहीं दिया? देखिए, एग्जीक्यूटिव को मैं इसलिए जिम्मेदार नहीं मानता, आपने घटिया कानून को कंटिन्यू किया हुआ है तो उसका फायदा उठा रहा है। ब्यूरोक्रेट का काम कानून बदलना नहीं है, कानून बदलना लेजिस्लेचर का काम है, इसलिए मैं उनको जिम्मेदार मानता हूं। तुम 1861 का पुलिस एक्ट कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया इस देश को गुलाम बनाने के लिए, यहां के लोगों को लाठियों से पीटने के लिए, और 2023 में ही वो कानून चल रहा है, आज भी चल रहा है 1863 का। चूंकि कानून वही है तो व्यवस्था वही है। अंतर केवल इतना आया कि जो पुलिस पहले वायसराय की गुलाम थी वो मॉडर्न वायसराय की गुलाम हो गई। पहले भी वो गुलाम थी, आज भी गुलाम थी, पहले भी अंग्रेजों की सारे पे नाचती थी, आज की सत्ता की सारे पे नाच रही है। तो साहब वो आपने कानून उसको बना दिया है, अगर वो नहीं नाचेगा आप उसको रात को 12 बजे सस्पेंड कर दोगे, रात को 2 बजे टर्मिनेट कर दोगे। पुलिस वाला कोई आसमान से थोड़ी आया, वो भी तो हम ही लोगों के बीच का है ना, उसको भी तो अपना बच्चे के बोर्ड का पेपर है। अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, रातों रात आप ट्रांसफर कर दोगे, कहां बेटे को 12वीं का चला जाएगा? आपने उठा को इस जिले से भेज दिया, उसको 50 मेरठ से आपने सीधे मऊ भेज दिया, गोरखपुर उठा के भेज दिया, तो उसके दिमाग में तो खौफ बना हुआ है। पूरी दुनिया ने सिटीजन चार्टर लागू कर लिया, हमारे संसद में कभी चर्चा नहीं हुई, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि मैं इस मूवमेंट का पार्ट रहा हूं, अन्ना मूवमेंट का, मैं टीम अन्ना में था, मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर भी हूं, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर भी था। अब आप ये मुझे बताओ, ये पूरा मूवमेंट करप्शन के खिलाफ हुआ था ना? हुआ था, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हुआ था। तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए ना, ईमानदारी से बताना, विधानसभा के लिए इतने स्पेशल सत्र बुलाए गए, कभी घूसखोरी पे चर्चा करने के लिए बुलाया गया कोई सत्र? बोलिए जरा। जमाखोरी के लिए, मिलावटखोरी के लिए, कालाबाजारी के लिए, नशा तस्करी के लिए, मानव तस्करी के लिए, माओवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, केवल जब विशेष सत्र बुलाया गया, केवल निंदा सत्र बुलाया गया तू मैं करने के लिए, एलजी बेवकूफ, फला ये फला वो, कभी उनके खिलाफ कभी उनके लिए। अब आप ये बताओ, जिस पार्टी की स्थापना भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई हो, वो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए, और एक भी बार, अगर हो सकता है मैं गलत हूं, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो सुना हो तो बताना, मेरी नजरों में एक भी बार विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने पर चर्चा करने के लिए। मैं कह रहा हूं, तो इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पाखंड कुछ हो सकता है क्या? अब सुनिए, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता है कि जनता की मेमोरी बड़ी छोटी है, जनता की मेमोरी बड़ी छोटी है। वो 2012 की बात थी, 2023 की बात हो, नए नए मुद्दे करते रहो। मेरी PIL फ्रीबीज के खिलाफ चल रही है, मुफ्त खोरी के खिलाफ, रेवड़ी के खिलाफ चल रही है सुप्रीम कोर्ट। हाँ,
अब आप ये बताओ, जिस राज्य के ऊपर 55,000 करोड़ का उधारी हो, कर्जा हो, अरे दिल्ली 55,000 करोड़ का कर्जा है। जिस राज्य के ऊपर 55,000 करोड़ का कर्जा, वो भी मुफ्त में बांट रहा है। पंजाब भी मुफ्त में बांट रहा है, जिसके ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। सात, हाँ ये बता रहा हूं, इस समय राज्यों के ऊपर ध्यान से सुनिए, 65-68 के लगभग 70 लाख करोड़ का कर्जा है सारे राज्यों पे। कितना? 70 लाख करोड़। और सारे राज्य मुफ्तखोरी में कंपटीशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी जेबें कटने वाली है। अब आप तय कर लो कि जेब कटवाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, आप भी और जेब से कटवाने से रोकना चाहते हो तो कम से कम बोलो, अरे ठीक है कट जाए कट जाए। अगर आप ये देख रहे हो पॉकेट मार यहां बगल में है तो चुप तो मत रहो, ये तो बोलो तू पॉकेट मार है, तू पॉकेट मार है, तू पॉकेट मार है। उसके बाद भी अगर काट के ले जाए तो ले जाए, बोलो तो। अब अगर बोलना भी नहीं चाहते भैया, फिर तो भगवान ही बचाए, फिर तो भगवान ही मालिक है। आप इंट्रोड्यूस तो करिए। बोला मुझे कि भाई मतलब ये हमें फेसबुक के थ्रू अवेयरनेस फैलानी है, कितना टाइम लग जाएगा सिस्टम को चेंज? डिपेंड्स ऑन द मतलब इसका मतलब जैसे आई एम 60 नाउ, तो मेरी जिंदगी में काम तो नहीं 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 नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। घर बैठे मैं रिटायर हुई हूँ विदाउट साउंड पे कमीशन एज अ टीचर। कैपिटल सिटी में यहाँ पे इतने वाले स्कूल में पढ़ा के रखी हूँ, कुछ नहीं वहाँ पे हर स्कूल में 20,000 में टीचर रखी जाती है। और मैं सोचूं दिल्ली में रख के वो लोग कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। वही आपने जो कहा कि वो पुलिस वाला क्या करे, नौकरी के लिए आपको जाना तो है, 20,000 की आए, चलो जी कुछ तो आ रहा है। तो ये सिस्टम कब चेंज होगा? एक चीज रह गई थी, चाइना की हिस्ट्री उठा के देखिए। 1949 में आजाद हुआ, 1950 में उसने 3 इंपॉर्टेंट काम किए। पहला, गुलामी की निशानी मिटाई। दूसरा, करप्शन के खिलाफ फांसी का कानून बनाया। तीसरा, हम दो हमारे दो लागू किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया। आज की डेट में मैं आ रहा हूं, वो निगेटिव केवल इसलिए आ गए कि 1971 या 73 में उन्होंने एक कर दिया, उससे थोड़ा सा उनका हुआ, लेकिन 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने भी 1950 में हम दो हमारे दो लागू किया होता तो हम आज 150 करोड़ नहीं बल्कि 95 करोड़ होते। 95 करोड़ होते तो आपके जेब के ऊपर बर्डन कम होता, जीएसटी थोड़ा कम होता, इनकम टैक्स थोड़ा कम होता, आपका लोड कम होता। कमाने वाले उतने हैं, खाने वाले बढ़ रहे हैं, और खाने वाले बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगार देखिए, आप अगर करप्शन, क्राइम, जो भी समस्याएं हैं, ये इसकी रूट काज पे जाइए। 10 बाई 10 के कमरे में अगर 10 लोग रहेंगे तो उसमें एक चोर बनेगा, एक झपटमार बनेगा, कुछ करेगा कुछ करेगा कुछ करेगा। अल्टीमेटली सफर आपको करना पड़ेगा। हमने बनाया नहीं, जबकि सफरिंग अब कर्मण्डेवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। इसीलिए कह रहा हूं 5,000 लोगों को बोलिए। अभी इस हॉल में बोल रहे हैं 100 लोग सुन रहे हैं, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए। तो आपकी बात की हमारे सांसदों विधायकों के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट तो होना चाहिए। भाई हम कह रहे हैं चपरासी के बराबर क्वालिफिकेशन हो, या होमगार्ड के बराबर हो, क्लर्क के बराबर हो, कुछ तो होना ही चाहिए। कम से कम सिक्योरिटी, हम कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के बराबर हो। बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ और हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, और हम उस टीम के थ्रू आप जो बोलते हैं ना, वो बहुत वैल्यूएबल कंटेंट, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। पब्लिक डोमेन में तो वो होना ही चाहिए, लेकिन उसको एक ना बहुत रैप अप करके बहुत अच्छे वे में जाना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कुमार विश्वास है। कुमार विश्वास अपनी कोई भी पोएम को है ना वो बोलते हैं सार्वजनिक, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास एक मंच, ये भी एक मंच है। मैं आपको कमर्शलाइज नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कोई पैसा होना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोगों के पास में जो हम जानते हैं आपके कंटेंट की कितनी वैल्यू है, हम उसको राइट जगह पहुंचा सकते हैं। दूसरा, ओटीटी एक सबसे बेनिफिट क्या है, यूथ भी उसके ऊपर है, वर्ल्ड वाइड है, और फिर हमारी पूरी ताकत आप पे रहेगी। थैंक यू। हाथ जोड़ के निवेदन करना
थैंक यू, पक्का पक्का मैं टाइम नोट कर लेता हूँ।